आज का क्लास रिवीजन बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जो पीछे क्लास में पढ़े हैं उसका रिवीजन रहेगा। पहला प्रश्न मेरा है, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किन देशों के बीच हुआ था? कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किन देशों के बीच हुआ था? जर्मनी और जापान के बीच। वर्ष 1936 में जर्मनी और जापान ने साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता किया था। उसे हम लोग कॉमिंटर्न विरोधी समझौता के नाम से जानते हैं। पीछे क्लास में बताए थे जब पढ़ा रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का में जर्मनी की विदेश नीति नाजीवाद में पढ़ाए थे। जर्मनी की विदेश नीति के तहत ये बात आई थी, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के स्थापना कहाँ हुई थी? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता, हाँ बोलो। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता से जुड़ा हुआ है। कॉमिंटर्न विरोधी जो समझौता था वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी के खिलाफ थी। ये समझौता, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये कहाँ का पार्टी थी, संगठन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये हाँ मॉस्को का ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जो कि मॉस्को में इसका स्थापना किया गया था वर्ष 1919 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? लेनिन। हाँ, इसका संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन, जिसे 1943 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो इसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के खिलाफ जर्मनी और जापान साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता करता है। उसे हम लोग कॉमिंटर्न विरोधी समझौता के नाम से जानते हैं। और बाद में इटली भी इसमें सम्मिलित हो गया था। तो इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद को फैलाना। हाँ, साम्यवाद को पूरा विश्व में वो विश्व के में साम्यवाद को फैलाना चाहता था। विश्व के सभी देशों को साम्यवादी बनाना चाहता था, उसकी वो वकालत करता था। और उसके बाद जो कल के क्लास में हम पढ़े उसमें भी थोड़ा सा रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो कल के क्लास हम लोग पढ़े थे फांसीवाद। फांसीवाद से शुरू किए थे। फांसीवाद में का जन्म जो हुआ, फांसीवाद किस इटालियन शब्द से हुआ? फासिया इटालियन शब्द था, फासिया, जिसका अर्थ होता था लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। जिसमें लकड़ी जो था एकता का प्रतीक था और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक था। फांसीवाद की शुरुआत कब होती है? 1919 ईस्वी में। इसके जो विचारधारा रहती है वह नाजीवाद से मिलती जुलती है। इसमें भी कल के क्लास में पढ़े कि साम्राज्यवाद रहता है, उग्र राष्ट्रवाद रहता है, सैन्यवाद रहता है, लोकतंत्र विरोधी होता है। यह लोकतंत्र का उपहास करता था और इसे सड़ी गली शासन प्रणाली मानता था। फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। उसके बाद कल के क्लास में और हम पढ़े थे
यहूदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए थे। यहूदी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यरूशलेम के आसपास यहूदा नामक प्रदेश के निवासी को यहूदी कहा गया। यरूशलेम किसकी राजधानी है? इजराइल की। यरूशलेम, हाँ, इजराइल की राजधानी है। यरूशलेम जो है वह यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों धर्मों की पवित्र नगरी है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों का पवित्र नगरी है यरूशलेम। ईसा मसीह का एक कर्म भूमि रही यरूशलेम, और यहीं से मोहम्मद साहब जन्नत गए थे। तो इस प्रकार यरूशलेम का जो संबंध है तीनों धर्मों से है। और इस अगला मेरा प्रश्न है कि यहूदी के धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है? अब्राहम। अब्राहम को संस्थापक माना जाता है, सही है। और सिर्फ यहूदी धर्म का नहीं बल्कि यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म के संस्थापक अब्राहम को ही माना जाता है। और तीनों धर्म को इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। उसका यहूदी लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। उसका मुख्य सिद्धांत क्या है यहूदी धर्म का? कल जो बताया था, किसी को कुछ याद होगा? उसका मुख्य सिद्धांत है मृत्यु के बाद की दुनिया में यकीन नहीं करता है वह, उसके लिए वर्तमान ही सब कुछ है, और मूर्ति पूजा का विरोध करता है, और अपने सारे कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित कर उनकी पूरी ईमानदारी से निर्वाह ही असल धर्म है, यह उसके विश्वास है। और निर्धारित पाप को मान्यता नहीं देता है। वह नहीं मानता है वो धर्म कि कोई व्यक्ति जन्म से ही पापी हो सकता है, और उस धर्म में प्रायश्चित ही पाप से मुक्ति का उपाय है। ये जानकारी हम कल प्राप्त किए थे। रिपीटिशन करना बहुत ज़रूरी है, एक बार में पूरी बात आती नहीं है। मेरा क्लास का मुख्य उद्देश्य याद करवाना है, इसलिए रिपीटिशन भी बार बार ज़रूरी है। उसके बाद आगे रिपीटिशन में चलते हैं। राष्ट्र संघ में कल के क्लास में जो राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन किए, तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। हाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में उसका मुख्यालय था। अच्छा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 10 जनवरी 1920 को। और राष्ट्र संघ का विघटन कब होता है? 20 अप्रैल 1946। राष्ट्र संघ को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है, क्योंकि 1918 में उन्होंने विश्व शांति की स्थापना के लिए जो 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किए थे, उसी के 14वां सूत्र में विश्व शांति के लिए राष्ट्रों के संगठन की बात कही थी। उसी के आलोक में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया, लेकिन यह सफल रहा क्योंकि पुनः द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध न हो, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसलिए 20 अप्रैल 1946 को इसे विघटन कर दिया गया। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, कोई बतलाओ? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था था, और फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। हाँ, जो उसका जो मुख्य उद्देश्य था, और जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति सुरक्षा के बनाए रखना, और विश्व में देश एक दूसरे से सहयोग करें, और विश्व के देशों में जो आपसी झगड़ा होता है उसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। जैसे अभी झगड़ा हो रहा है कौन दो देशों के बीच में?
रसिया और यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, उस भी आज क्लास में आगे चर्चा करेंगे उस पर थोड़ा सा। और इसका और उद्देश्य था कि शस्त्रीकरण का जो होड़ है, जो देश अधिक से अधिक शस्त्र बना रहे हैं, उसको कम किया जाए, युद्धोन्माद को समाप्त किया जाए, यानी कि युद्ध के लिए जो अग्रसर है देश, उसे समाप्त किया जाए, और पेरिस शांति सम्मेलन में जो जो बातें संधियाँ हुई थी उसको लागू किया जाए, और युद्ध से उत्पन्न जो आर्थिक और सामाजिक समस्या हुई थी उसको भी दूर करना राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था। तो राष्ट्रसंघ का ये सब सारा उद्देश्य था जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े। मेरा अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 42। हाँ, राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या 42 थी, जो आगे चलकर इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 60 हो गई थी। हाँ, इसमें उन्हीं राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया था जो स्वतंत्र थे और संप्रभु थे, और जिसकी सदस्यता का अनुमोदन राष्ट्रसंघ के 2/3 सदस्यों ने किया। उन्हीं देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के किस धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची का वर्णन है? राष्ट्र संघ के किस धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची का वर्णन है? राष्ट्र संघ के पहली धारा में, इसे याद रखना है, राष्ट्र संघ के पहली धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची का वर्णन है, यानी कितने सदस्य राष्ट्र हैं उस सूची है, उसमें वो पहली धारा में है। और दूसरी धारा में इसके प्रमुख अंगों का वर्णन है, इसमें कौन कौन अंग होगा। पहली धारा में क्या है? सदस्य राष्ट्रों की सूची, और दूसरी धारा में है इसका कौन कौन अंग, जो प्रमुख अंग है उसका उल्लेख किया गया है। तो बतलाओ कि इसके प्रमुख अंग कितने हैं? प्रमुख अंग 4 है। वो 4 कौन कौन है? असेंबली, काउंसिल, न्याय सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ, असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं? असेंबली का हिंदी क्या होता है? असेंबली तो अंग्रेजी शब्द है और काउंसिल भी अंग्रेजी शब्द है, तो असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं? असेंबली को हिंदी संसद। नहीं, संसद नहीं, गलत। असेंबली को हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका। असेंबली को हिंदी में क्या कहेंगे? व्यवस्थापिका। और काउंसिल को अंग्रेजी में क्या कहते, हिंदी में क्या कहते हैं? परिषद। हाँ, परिषद। काउंसिल का हिंदी होता है परिषद। हिंदी और दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी का भी है जो कि जरूरत पड़ जाता है, बहुत जगह मिल जाता है शब्द। अच्छा, असेंबली के बारे में अब अगला प्रश्न है। स्थापना के समय असेंबली में सदस्य राष्ट्र कितने थे? 42 था। और इसकी बैठक वर्ष में कितने बार होती थी? 3 इसका बैठक, असेंबली के सदस्यों की बैठक वर्ष में कितने बार होती थी? एक बार। एक बार। एक बार होती थी। हाँ, एक बार होती थी असेंबली के, और 3 बार होती थी काउंसिल के। इस अंतर को याद रखना है, असेंबली की बैठक एक बार होती थी और काउंसिल की बैठक 3 बार होती थी। इसका सभा का संचालन करने के लिए असेंबली का एक सभापति और एक उप सभापति होते थे। और इसका कार्य क्या क्या था? असेंबली का कार्य कानून बनाना। कानून बनाना। उसके अलावा भी बहुत सा कार्य था, किसी को याद हो तो बोलो। अन्य संगठनों का निर्वाचन करना। हाँ, नया संगठन का
के सदस्यों का निर्वाचन करना, चयन करना, नए राज्यों को सदस्य प्रदान करना, सदस्यता प्रदान करना, और फिर था विश्व शांति को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे उस पर विचार विमर्श करना। हाँ, विश्व शांति को प्रभावित करने वाले जितने कारक थे उस सभी चीज पर विचार विमर्श करना था, बजट पारित करना था, अन्य संगठन के सदस्यों का निर्वाचन करना था इसका कार्य, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं महासचिव की नियुक्ति करना भी असेंबली का कार्य था। इसके अलावे पेरिस शांति सम्मेलन में जो संधियाँ की गई थी, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई थी? 5 किसी को याद है? 5 कौन कौन संधियाँ थी, किसी को याद है? 5 संधियाँ याद है किसी को? कौन कौन संधि थी? तो जो पांच संधियाँ की गई थी उसमें संशोधन करने का अधिकार किसको था? असेंबली को था। पेरिस शांति सम्मेलन में जो 5 संधियाँ की गई थी उसमें कोई संशोधन कर सकता था तो उसका अधिकार किसको था? असेंबली को था। और इसमें जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सारा निर्णय एक मत होकर लिए जाते थे। और इसका जो अगला मेरा प्रश्न है कि इसमें भाषा कौन कौन स्वीकृत किया गया था कार्य करने के लिए? और फ्रेंच और अंग्रेजी, इंग्लिश। हाँ, फ्रेंच और इंग्लिश इसमें जो भाषा थी, इसकी मान्य भाषा थी फ्रेंच और इंग्लिश। अब काउंसिल से प्रश्न है, काउंसिल से इसका बैठक वर्ष में कितने बार होती थी? काउंसिल की 3 बार। वर्ष में इसमें कितने प्रकार के सदस्य थे? 2 प्रकार, अस्थायी और अस्थायी। अस्थाई में कितने सदस्य थे? 5। अस्थाई में 5 सदस्य थे। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी। हाँ, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। अस्थाई में कितने सदस्य थे? अस्थाई में 9 सदस्य थे। और उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती थी? 3 वर्षों के लिए। हाँ, उनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती थी। और इसमें भी सभी निर्णय एक मत होकर ही लिए जाते थे। और काउंसिल का क्या क्या कार्य था? यदि कोई भी राष्ट्र आक्रमण करता था तो उस पर काउंसिल निर्णय करता था। ये कार्यकारी संस्था थी, असेंबली व्यवस्थापिका थी, यानी कानून बनाना और उस कानून को लागू करना काउंसिल का कार्य था। तो इसका जो मुख्य कार्य था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या एवं झगड़ा का समाधान करना, निरस्त्रीकरण की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना, आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई अथवा आर्थिक पाबंदी लगाना, और सदस्य राष्ट्रों के प्रादेशिक अखंडता यानी स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये सब इसका काउंसिल का कार्य थी। एक प्रकार के समझ सकते हैं जो इसका कार्य था वो कार्य व्यवहारिक रूप से था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था। असेंबली का काम था कानून बनाना और काउंसिल का कार्य था उसको लागू करना। असेंबली द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे उसको लागू करवाने का जिम्मेवारी किसको थी? काउंसिल को। महासचिव का निर्वाचन का कार्य कौन करता था? काउंसिल करती थी। इसके अलावा जर्मनी के सार तथा डॉन्जिंग क्षेत्र का प्रशासन का जिम्मेवारी भी दे दिया गया था राष्ट्र संघ को वर्साई की संधि के द्वारा। तो उसका भी प्रशासन का जिम्मेवारी उठाता था यही काउंसिल, जर्मनी के सार तथा डॉन्जिंग क्षेत्र। इसके अलावा जो संस्था थी उसका नाम था सचिवालय। सचिवालय का मतलब कार्यालय। सचिवालय को हम लोग किस रूप में समझ सकते हैं? कार्यालय के रूप में, जहाँ पर कागजी कार्य होता है, यानी ऑफिस।
तो राष्ट्र संघ का जो ऑफिस होता था उसको हम लोग सचिवालय कहते थे। इसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय था। इसके प्रधान कौन होते थे? महासचिव। हाँ, इसके प्रधान होते थे महासचिव। और इसका मुख्य कार्य था सूचना प्राप्त करना, मसविदा तैयार करना, यानी कार्य का रूपरेखा तैयार करना, बैठकें निर्धारित करना और जो भी निर्णय हुई बैठकें में उसे प्रकाशित करना, ये सब सचिवालय का कार्य था। इसके अलावा एक संस्था थी राष्ट्रसंघ का, वो थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थी वहाँ पहले हॉलैंड का नया नाम क्या है? नीदरलैंड। हाँ, हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड के द हेग शहर में यही स्थापित था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें कितने न्यायाधीश होते थे? 15। जिसमें 15 न्यायाधीश होते थे। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना ही इसका मुख्य कार्य था। और इसके अलावा बहुत सा सहायक संगठन भी थे, जिसमें मुख्य है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए। हाँ, उसका मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति को सुधार करना, श्रमिकों का कार्य घंटा तय करना, उसके मजदूरी से संबंधित तय करना, उसके कल्याण के लिए काम करना ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य था। और ये बहुत हद तक सफल भी रहा था। इतनी बातें हम लोग आनंद भाई कल क्लास में पढ़े थे। जुड़े हुए हैं आपके ऑनलाइन क्लास से? जी सर, हम देख रहे हैं सर। आनंद आए? देख रहे हैं सर। आनंद भाई। नमस्कार जी सर, देख रहे हैं आप जुड़े हुए हैं क्लास में। हाँ, आपके साथ। जी सर, देख रहे हैं सर। अब हम लोग की पढ़ बहुत चर्चा की है, उसमें पूंजीवाद के बारे में चर्चा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर पाए थे। पूंजीवाद के बारे में थोड़ा सा बतलाओ, जो पीछे क्लास में चर्चा किए थे। साम्यवाद पढ़े, समाजवाद पढ़े, पूंजीवाद इसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में शक्तियां होती थी। पूंजीवाद को किस रूप में हम लोग समझेंगे? प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में शक्तियां होती थी। और कोई बोलो। पूंजीवाद का मतलब हुआ जो उत्पादन का जो साधन होता है, देश में उत्पादन का साधन कौन कौन होता है? जमीन, खेत में पैदा होता है, और इंडस्ट्री होता है ना। तो ये सब उत्पादन के साधन है। और सेवा सेक्टर भी है, हॉस्पिटल है, यातायात उत्पादन के 5 साधन है आनंद जी। जी। भूमि, श्रम, जी पूंजी। हाँ जी सर, 5 साधन है संगठन। जी। तो ये जो साधन है, उत्पादन के साधन है, इसका जो स्वामित्व जो होता है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन साधनों का स्वामित्व किनके हाथ में होता है? प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। तो उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है लाभ कमाना। पूंजीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। और यह मुक्त व्यापार व्यापार पर फोकस करता है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं हो, पूरा देश एक दूसरे के साथ फ्रीली व्यापार करें, तो उसको हम लोग पूंजीवाद कहेंगे। हिटलर क्या था? पूंजीवाद का समर्थक था। और साम्यवाद और समाजवाद का क्या था? विरोधी था। पूंजीवाद दुनिया की सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था थी।
और पूंजीवाद के सिद्धांत भी सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उन्हीं का जो किताब थी उसी में पूंजीवाद के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो पूंजीवाद के बारे में इतना ही समझना है कि इसमें उत्पादन के साधन जो है उस पर प्राइवेट व्यक्तियों का हाथ होता है, सरकार का उस पर नियंत्रण कम होता है, जो कि व्यवस्था अमेरिका में है। उसमें प्राइवेट लोगों पर ज़्यादा जो उत्पादन का साधन है वो किसके हाथों में होगा? वो होगा प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के क्लास का। अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है रसिया और यूक्रेन विवाद, वह क्या है? किसी को जानकारी हो तो कोई यहाँ शेयर करे। रसिया और यूक्रेन विवाद अभी जो चल रहा है, रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। हाँ ठीक है, इसलिए आक्रमण कर रहा है, और यूक्रेन चाह रहा है नाटो का सदस्य बनना। उससे उसका सैनिक ताकत बढ़ जाएगा नाटो के सदस्य बनने से यूक्रेन के। ठीक है। इससे संबंधित हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? थोड़ा सोवियत संघ को देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे पीछे क्लास में, सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? तीस दिसंबर 1922 ईस्वी को। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये तो याद होना चाहिए। 1917 ईस्वी में हुई थी। किनके नेतृत्व में हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति किनके नेतृत्व में हुई थी? लेनिन के नेतृत्व में। हाँ, व्लादिमीर, उनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक इनके पार्टी का नाम था। तो इन्हीं के प्रयास से सोवियत संघ का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को सोवियत संघ का जन्म हुआ था। और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि 15 नए देशों में टूटा था। तो 15 नए कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ जो है 1991 ईस्वी में, उसमें से 15 देश में टूटा था सोवियत संघ, जिसमें रूस सबसे बड़ा रहा। उसके अलावा छोटे छोटे कई देश बने। तो उसमें एक यूक्रेन भी है जो कि रसिया से सटा हुआ है। रसिया से सटा हुआ एक देश है यूक्रेन। मतलब पहले क्या था? पहले रसिया का ही हिस्सा था, सोवियत संघ का ही हिस्सा था, जो 1991 में 91 में क्या हुआ? जब उसका विघटन हुआ, देखो हम लोग दिखा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा यूक्रेन? नहीं दिख रहा है? अच्छा, हम प्रयास कर रहे हैं दिखाने का। दिख रहा है? यस सर। हाँ, दिख रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के बगल में देखो, ऊपर में रसिया लिखा हुआ है। यस सर। रसिया है ना लिखा हुआ? तो रसिया के देखो सटा हुआ यूक्रेन है। तो इसी तरह छोटा छोटा कई देश बना रसिया से टूट करके। 15 देश बना था 1991 में। जो याद रखना है बातें, मेरा क्लास का उद्देश्य है याद करवाना। तो याद जो रखना है, जो पहली बात है वह है कि सोवियत संघ का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। और सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में। 15 नए देश बना, जिसमें एक यूक्रेन भी था, उस 15 में एक देश। और इसी यूक्रेन का देखो सबसे नीचे, इसमें देखो क्रीमिया लिखा हुआ है। क्रीमिया सबसे नीचे देखो, क्रीमिया लिखा हुआ है ना, सबसे नीचे दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, क्रीमिया पर रसिया
2014 में अधिकार कर लिया था। इस क्रीमिया जो है यूक्रेन का ही हिस्सा था, यूक्रेन का ही ये भाग है क्रीमिया, जो कि सब खनिज संपदा से संपन्न है। प्राकृतिक गैस इत्यादि जो खनिज संपदा है उससे संपन्न ये सब इलाका है। तो इस पर अधिकार कर लिया था कौन? 2014 में रसिया कर लिया था इस पर अधिकार। तो G8 संगठन था, उससे इसको हटा दिया गया था रसिया को। तो G8 के बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में, G8 संगठन क्या है। तो G8 संगठन से इसको हटा दिया गया था, तो इसको G7 बन गया था। फिर उसके बाद इधर जो हाल फिलहाल की घटना है उसमें रसिया है, जो इधर देखो पूरब साइड में, देखो पूरब साइड में डानस्क एगो है, एगो लाल रंग का है, एगो थोड़ा सा हरा रंग का है, एगो है लुहास्क। इसका उच्चारण होता है DONETSK, लिखा हुआ है ना। यस सर। हाँ, ये यूक्रेन का ही दो हिस्सा है, दो समझो इसका भाग है, यूक्रेन का ही पार्ट है। ये दोनों पर अधिकार करना चाह रहा है रसिया चाह रहा है कि इसका उच्चारण होता है डानस्क, और दूसरा जो है ये क्षेत्र है उसका उच्चारण है लुहास्क। तो ये दोनों पर रसिया अधिकार करना चाह रहा है, इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। ये सब प्राकृतिक गैस का भंडार है। और भी बात है, इस देखो ये रसिया से सटा हुआ है, ये रसिया से देखो पड़ोसी है, उसके ऊपर देखो रसिया लिखा हुआ है, ये रसिया के ही पड़ोसी है। तो इसमें रसियन लोग रहते हैं, इसमें जो रहते हैं, इसका जो मूल रूप से ये लोग जो इसका जो निवासी हैं वो रसियन है। ये लोग चाहते हैं ना कि हम रसिया में मिल जाएं, इसका जो निवासी हैं वो चाहते हैं कि हम रसिया में मिल जाएं। और इन जो रसिया में मिलना चाहते हैं इन लोगों को कहा जाता है रसियन सेपरिस्ट मतलब अलग होना। तो ये लोग की इच्छा होती है, यहाँ की जो जनता निवासी है ये लोग चाहते हैं कि रसिया में हम मिल जाएं। तो ये लोग भी समर्थन करते हैं किसको? रसिया को। इसके यहाँ का जो निवासी हैं वो चाह रहे हैं कि हम रसिया में मिल जाएं। तो इस प्रकार ये लड़ाई चल रही है। इसके अलावे जो बात है वो बात है कि नाटो, यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। और यहाँ पर जो भंडार है प्राकृतिक गैस का जो भंडार है उस पर नज़र जो है यूरोपियन देशों को भी है। तो यूरोपियन देश भी चाहता है कि अमेरिका का भी नज़र है, तो वो लोग भी चाहता है कि नाटो का सदस्य बन जाए। तो नाटो क्या है ये भी एक बात आ गई। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अभी एक लड़का बतलाया कि यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो का सदस्य बन जाएं, जबकि रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो ये भी एक लड़ाई की वजह है, लड़ाई का ये भी एक कारण है। तो इसमें दो बातें आई निकलकर, एक G8 का चर्चा किए, एक नाटो का चर्चा किए। लड़ाई का वजह समझ में आ गई? लड़ाई का वजह समझ में आई ना? अब हम लोग देखें कि नाटो क्या है जिसका वो सदस्य बनना चाहता है। क्वेश्चन ही ना है। लड़ाई की तो वजह समझ में आई, लड़ाई की वजह क्या है बतलाओ? लड़ाई की वजह क्या समझ में आई, संक्षेप में बतलाओ। लड़ाई की वजह क्या है? रसिया नहीं चाहता है कि मतलब G8 और रसियन मिलना चाहता है रसिया में, यूक्रेन वासी। हाँ, ये इस पर कब्जा करना चाहता है। इसका यहाँ की कुछ जनता का तो रुझान है रसिया की तरफ, लेकिन कोई रुझान होने से नहीं ना होगा। यूक्रेन थोड़ा ना चाहेगा कि उधर रसिया में मिल जाए। तो रसिया जो इसका दो कारण मुख्य है, एक कारण है कि रसिया डानस्क और लुनास्क पर कब्जा करना चाहता है, और दूसरा कारण है कि यूक्रेन चाहता है नाटो का सदस्य बनना, और रसिया नहीं चाहता है कि वह नाटो का सदस्य बने।
तो प्रश्न है कि नाटो क्या है। ये दो कारण हमको मिला, तो उसमें अगला प्रश्न एराइज होता है कि नाटो क्या है। तो नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो हम लोग पढ़े थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिणाम में, तो द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चलो। द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग पढ़े कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति का उदय होता है। कौन कौन? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति का उदय होता है। वो दो महाशक्ति का नाम बतलाओ। अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। फिर दोनों में पढ़े थे कि बहुत दिनों तक शीत युद्ध भी चलता है। तो जब शीत युद्ध का कारण है कि दोनों एक दूसरे के पावर को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि रसिया पावरफुल बने, रसिया नहीं चाहता है कि अमेरिका पावरफुल बने, इसलिए दोनों के बीच में बहुत लंबा शीत युद्ध भी चला। तो उसका वजह एक नाटो था। नाटो क्या हुआ, अमेरिका के प्रयास से, नाटो देखो दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर, नाटो का इसमें देश का है जो कि ब्लू कलर से किए हुए है, यस सर। है ना। तो अमेरिका क्या किया, ये जो बीच में अटलांटिक महासागर है, इसके अगल बगल देशों के लेकर के, जो देश का इसमें ब्लू रंग से दिखाया हुआ है, एक संगठन बनाया। वो संगठन था सैन्य संगठन, यानी कि जो भी इसका मेंबर होगा, तो किसी देश पर हमला होगा तो सब एक दूसरे को मदद करेगा। वो हमला माना जाएगा नाटो पर, यानी संगठन पूरा नाटो जो संगठन बनाया, एक प्रकार का सैन्य संगठन गठबंधन था। नाटो क्या था, एक सैन्य गठबंधन, यानी किसी पर कोई, इन नाटो का जो भी सदस्य थे उस पर कोई देश यदि हमला करता है तो जितने भी सदस्य हैं सारे लोग मिल करके उससे लड़ाई लड़ेंगे। तो मुख्य रूप से यह था आपसी सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाया था नाटो, जिसका नाम दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो मुख्य रूप से सैन्य गठबंधन था। इसमें 12 देश संस्थापक देश थे। शुरुआत अमेरिका के प्रयास से ये रूस के शक्तियों को कम करने के लिए अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस का प्रभाव ज़्यादा यूरोप पर पड़े। एक प्रकार के शक्ति संघर्ष है। तो अमेरिका क्या किया कि यूरोप के देशों के मिला करके एक नाटो बनाया रूस को कंट्रोल करने के लिए। रूस यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये जो यहाँ पर बगल में ब्लू के बगल में जो है वो रसिया है। भारत के ऊपर चले जाओ सबसे ऊपर में तो रसिया है। तो इसको 12 देश मिल करके इसकी स्थापना किए थे। वो 12 देश थे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल। ये 12 देश मिला करके एक संगठन बनाए जिसको कहते हैं नाटो, जिसको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। और किसी देश पर इसमें हमला होता है तो नाटो पर हमला माना जाएगा, यानी कि सब देश मिलकर उससे लड़ेगा। ये हुआ नाटो। तो ये जो बनाया गया मुख्य रूप से रसिया के विरुद्ध में बनाया गया, रसिया के शक्ति को कम करने के लिए बनाया गया है। और इसी का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन। नाटो समझ में आया ना। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 30। नाटो के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। हाँ, नाटो के वर्तमान में सदस्यों की संख्या 30 है। तो इसी का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन, क्योंकि उसे रसिया से भय है। उसको लगता है कि इसका हम सदस्य बन जाएंगे तो फिर हम मजबूत हो जाएंगे। और अमेरिका का भी नज़र है वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ जो भंडार है
जो खनिज है, प्राकृतिक गैस वगैरह है, जो भी वहाँ भंडार है, तो उस पर नज़र है अमेरिका का। तो अमेरिका भी चाहता है कि उसको हम यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लें, लेकिन रसिया नहीं चाहता है। रसिया नहीं चाहता है कि ये शामिल हो जाए यूक्रेन पर, क्योंकि उसकी नज़र यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की है। अभी हम पहले ही बताए कि 2014 में यूक्रेन के किस हिस्से पर कब्जा कर लेता है। 2014 में यूक्रेन के किस हिस्सा पर कब्जा करता है, जो सबसे नीचे था? क्रीमिया। क्या? क्रीमिया। क्रीमिया। क्रीमिया पर। और उसका इच्छा और है, और दूसरे प्रदेशों पर भी कब्जा करना चाह रहा है। जैसे अभी वर्तमान में चाह रहा है डानस्क और लुहांस्क पर कब्जा करना चाहता है। दोनों को मिला के, क्षेत्रों को मिला के बोला जाता है डॉनबास क्षेत्र। यूक्रेन का जो पूर्वी क्षेत्र है डानस्क और लुहांस्क, ये दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, अभी निकालते हैं। देखो, दिखाई पड़ रहा है डोनेट्स्क और लुहांस्क। यदि दोनों को एक साथ बोलेंगे तो इसको बोला जाता है डॉनबास क्षेत्र। इसका क्या नाम है? डॉनबास क्षेत्र। हाँ, इसका नाम है डॉनबास क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पर वो कब्जा करना चाह रहा है, तो इसलिए नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बने। और ये लड़ाई का वजह है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जब ये संगठन है तो इसका मुख्यालय भी होगा। तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। हाँ, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। आज का जो टॉपिक रहा रिवीजन रहा, रिवीजन के बाद ये करंट अफेयर रहा। एक करंट अफेयर इसको कहते हैं, जो कि प्रसंग से मेरा जुड़ा हुआ था। लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाए, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाए, फिर एक तृतीय विश्व युद्ध का भय लोगों को लग रहा है कि यदि अमेरिका इसमें आ जाता है तो हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो ये सब है जो इस पर निगाह रखे हुए है। तो वहाँ तक तो नौबत नहीं आएगी। अभी तक लोग ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है। सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? आज जो पढ़े, 30 दिसंबर 1922। 30 दिसंबर 1922 को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। विघटन के बाद कितना देश, नया देश बना? 15 बना। सोवियत संघ का संस्थापक कौन था? लेनिन। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। हाँ, ये हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को। इसके संस्थापक में कितने देश थे? 12 थे। अभी इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। इसका नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसके स्थापना का उद्देश्य था सैन्य गठबंधन। हाँ, सैन्य गठबंधन। बाहरी हमला की स्थिति में सहयोग करना। बाहरी हमला यदि दूसरा देश करता है तो उसमें एक दूसरे को सहयोग करना, इसका उद्देश्य था। रसिया यूक्रेन के किस हिस्सा पर कब्जा करना चाहता है? डॉनेट्स्क और लुहांस्क। हाँ, डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों को कंबाइंड क्षेत्र को क्या कहते हैं? डॉनबास रीजन। हाँ, डॉनबास क्षेत्र कहते हैं। डॉनबास क्षेत्र के लोग मूल रूप से कहाँ के हैं, संबंध रखते हैं?
रसिया से ही संबंध रखते हैं, रसियन ही है। रसिया। हाँ, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रसियन सेपरिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसियन सेपरिस्ट। यूक्रेन क्रीमिया पर कब अधिकार किया था? 2014 में। हाँ, 2014 में। 2014। आज के लिए इतना ही।